आज इस आयोजन का जो अध्यक्षता कर रहे हैं संभवतः आवासीय विद्यालय के प्राचार्य हैं और संचालन कर रही हैं माननीय शिक्षिका, और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेकुलर के जिला अध्यक्ष नारायण जी, अधिवक्ता शंकर मांझी जी, स्नेही जी, दीना मांझी जी, हमारे ग्रामीण हरिकिशोर शर्मा उर्फ मिश्री सिंह, और हमारे इस पंचायत के मुखिया के पति रविंद्र यादव जी, और यहाँ के सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वां जन्मदिवस के अवसर पर हम सब आप लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। शुभकामना देने के पीछे मेरा मकसद ये रहता है कि जिस महानुभाव का जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं वो आत्मा अमर है। इस सिद्धांत को देखते हुए उस आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिन आदर्शों को लेकर आप जिए और इस नश्वर शरीर को छोड़ करके चले गए हैं, और आत्मा कहीं भी हो आपकी, आप सब लोगों को आशीर्वाद दें कि उसी लायक वो बने। तो इसलिए पुनः पुनः बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। बच्चों, सही बात है कि आज मेरे लिए बहुत कठिन समय रहा है। 3 सभाओं के बाद आज यहाँ, लेकिन बच्चों का यहाँ जो कुछ कार्यक्रम देखा, जो प्रस्तुति उन लोगों ने दी, उससे मेरे थकावट में जरूर कहीं न कहीं कमी आई, और हम अंत तक बैठे रहे एक श्रोता के रूप में। तो बच्चों, हम बहुत गहराई में जाकर के तुम लोगों को दिमाग का बोझ को बोझल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जीवनी, उनका कर्म ऐसा है कि जिसको बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं, और आचरण में उतारना तो एक अलग बात है। लेकिन बहुत साधारण तौर पर मेरे प्यारे बच्चों, हम कहना चाहते हैं कि आज जो ये समाज है जिसमें हम लोग पल रहे हैं, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब नहीं होते तो शायद न तुम यहाँ रहता न मैं यहाँ रहता। यहाँ पर बात बरबस आ जाती है कि व्यवस्थाएं ऐसी की गई है कि एक शासक वर्ग हो जाता है और बाकी सब शोषित वर्ग के लोग हो जाते हैं। और यही कारण है कि सब कोई चाहता है कि हम शासक रहें और शोषितों का कल्याण कभी नहीं हो।
यही भावना से ग्रसित होकर हम लोग आज जी रहे हैं। ये अलग बात है कि हमें आज़ादी मिली है राजनीतिक रूप में, लेकिन आज़ादी कई एक होती है। आर्थिक आज़ादी भी होती है, सामाजिक आज़ादी भी होती है, शैक्षणिक आज़ादी भी होती है, आध्यात्मिक आज़ादी भी होती है, और राजनीतिक आज़ादी तो हम लोग प्राप्त कर लिया 1947 में। और इसी के लिए सब कोई कहते हैं, हमारी शिक्षिकाएं भी अभी बोल रही थी, अच्छी बोलती हैं हिंदी, ज्ञान भी है उनको, लेकिन मेरे बच्चों जो प्रथम क्लास का है शायद न समझ पाए, लेकिन 8वां है, 9वां है, 10वां है। सुना है कि इंटर के भी कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, वो समझ सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे, कैसा समाज बनाना चाहते थे अपने संविधान और लेखनी के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, विद्वान हैं आप लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पढ़ने का मौका तो मिला है लेकिन अध्ययन करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ऊपर से हम लोग जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर हाथ में संविधान की कॉपी तो रखते हैं, और हम लोग सब जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान की रचना की है। रचना करना और लिखना दोनों में फर्क समझा जाए। रचना का मतलब कि खुद उसको उन्होंने लिखा हो अपना सोच समझ करके, उनकी कृति हो, उनकी मानसिकता हो, उनकी भावना हो। और लिखना होता है कि कोई भी लिखा सकता है। तो मैं अनेक जगहों पर इस बात की चर्चा की है और आज भी आप लोगों के सामने करना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान को लिखा नहीं है, रचना नहीं की है। वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे वो, ड्राफ्टिंग कमेटी का, यानी 5 आदमी इतना का मंडली थी, संविधान सभा था। उसमें जो लोग बोलते थे, जो निष्कर्ष निकलता था, उसको वो लिखते थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन एक बात ये भी सही है कि बहुत चालाकी से जो संविधान सभा में पास होकर के बात आती थी लिखने के लिए, उसमें बहुत सी बातों को वो जोड़ भी देते थे, और जोड़ देते थे तो उस पर डटे रहते थे और उसको पास करवाते थे। और इसी में चर्चा है एक जगह कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान कितनी भी अच्छी हो, अगर अनुपालन करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान का फल नहीं मिलेगा। और संविधान कितना भी खराब हो, अगर उसको लागू कराने वाले लोग ठीक रहेंगे तो संविधान काम अच्छा करेगा। इस बात को मेरे बच्चे आप लोग समझो, ये बड़ी बारीक बात है। आज 75 साल आज़ादी के हो गए, 73 साल संविधान के लागू हुए भी हो गए। हम अब कहना चाहते हैं कि क्या संविधान के लागू करने वाले लोग अच्छे रहे हैं इस 75 साल में या 73 साल में? अगर अच्छे रहते तो संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सभी अधिकार हमको प्राप्त हो जाते। बहुत बातें नहीं कहेंगे, अगर सब बात की बात कहेंगे तो रातों भर भाषणमाला चल सकती है।
सिर्फ शिक्षा की बात हम करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षालय में शिक्षा का अधिकार मिला है, सब शिक्षित हों। तो आप पढ़ाते होंगे शिक्षकगण हमारे बच्चों को कि आज हिंदुस्तान का साक्षरता दर 76% कहा जाता है, हो सकता है 1-2% इधर बढ़ा हो, 77 या 78%। 75 साल की आज़ादी में हमारी साक्षरता दर 70% 80% है या 78% है, तो 20% शेष हम कितने दिनों में प्राप्त करेंगे? इसका मतलब है कि शिक्षा का अधिकार सबको नहीं मिला। अगर साक्षरता की बात करते हैं तो सब पढ़े लिखे नहीं, किसी तरह से राम अल्लाह अच्छा मन लिख देते हैं, तो उसको तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। डिग्रीधारी प्रवेशिका की ली जाए, बीए का ले जाए, एमए का लिया जाए, अगर उस तरह की बात जोड़ते हैं तो 40-50% से ज़्यादा लोग नहीं पढ़े हैं। तो कहाँ शिक्षा का अधिकार हमको प्राप्त हुआ? ये कैसे प्राप्त होगा? हम तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए, उठ के पढ़ो, कोई मुसीबत हो उसमें पढ़ो। ये कोई सिखाएगा नहीं, हम लोग भी इस चीज़ को झेले हुए हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता। हम आगे बढ़ गए, कुछ लोग आगे बढ़ गए, लेकिन बढ़ना चाहिए हमें 100। तो हमने पहला जो डाटा बतलाया वो तो सबके लिए है, लेकिन यदि उसको वर्गीकृत हम करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, तो शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है। क्या कारण है भाई? उसका 70-80% है जनरल का, और शेड्यूल कास्ट का 30% है। तो कैसे हमें शिक्षा का अधिकार मिला हो? कैसे शिक्षा के लिए हम कर रहे हैं? कैसे हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं? कब तक हम कहेंगे कि पढ़ो? ये सोचने की बात है। और मेरे बच्चों, हम शेड्यूल कास्ट तो एक कहलाते हैं। अंबेडकर साहब की अवधारणा थी, जिसकी चर्चा कुछ लोगों ने किया कि जहाँ जन्मे थे वहाँ पर वो सोच रहे थे कि यहाँ इतनी बुराई है, ऊंच नीच छुआछूत, इसलिए जन्मना हमको उस व्यवस्था में बस में नहीं थी हमारी, लेकिन मरेंगे हम उस व्यवस्था में नहीं। यही कारण है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो हमारा कहना है कि शिक्षा के संबंध में भी अगर बात कही जाए तो हमको लगता है कि बाबा की सपना आज तक पूरी नहीं हो सकी है। क्यों? शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा था, ठीक है, भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानते थे। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, शिक्षा के संपर्क में रहना चाहिए। इसी के लिए इन्होंने भी कहा था कि सर्वप्रथम शिक्षित बनो। लेकिन कैसे शिक्षित बनो, इसके लिए भी उन्होंने फार्मूला दिया था। कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, जिसकी चर्चा कुछ साथियों ने किया, हमारे खास करके पार्टी के साथियों ने। आगे जाके लोहिया ने भी कहा इस बात को कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज एक समान शिक्षा मिल रही है। हमको हाल में पता चला है, हम तो हैरत में हैं। हम तो यही जानते थे कि 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया,
30 लाख रुपया सालाना दे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हद हो गया, जो आज से 1 सप्ताह पहले हमने सुना है कि 2, 4, 5 आदमी हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने में 40 लाख रुपया महीना खर्च करते हैं। अब बताओ, ऐसा बिल्डिंग सरकार बना दिया, तुम लोग यहाँ पर हो, तो जो 40 लाख रुपया महीना दे के पढ़ता है, उसका पढ़ाई का स्तर और उसका रहन सहन और उसका संस्कार, जिसकी चर्चा की गई कि शिक्षा के साथ संस्कार भी होना चाहिए, हो सकता है। और यही कारण आज है कि सेवाओं में IAS हो, IPS हो, IFS हो, इन सब सेवाओं में कौन आ जाता है? वही लोग आ जाता है जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम में न जा करके CBSE है, हम लोग बोर्ड में पढ़ते हैं, और वो लोग CBSE और क्या क्या तो होता है, हमको जानकारी नहीं है। वहाँ वो 90, 95 और 99% नंबर लाता है, और हम बोर्ड में पढ़ने जाते हैं तो 70, 80, 85% नंबर लाते हैं। तो नौकरी की ही बात की जाए तो कट ऑफ मार्क्स होता है 90% और 91%, तो नौकरी किसको मिलेगी? वही ना जो CBSE में पढ़ के जाता है उसको, और CBSE में वही पढ़ता है जो अमीरों का बच्चा होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कॉमन होना चाहिए। CBSE तो सबके लिए CBSE, बोर्ड तो सबके लिए बोर्ड। क्या 75 साल में हमने ये नहीं सोचा कि ऐसा करने से भला हो सकता है, शिक्षा के अधिकार हम सबको दे सकते हैं? लेकिन नहीं सोचा गया। सरकारें किसी की हो, हम भी सरकार में रहे हैं, हम भी दोषी हैं कि हम करा नहीं सके, हम अक्षम अपने को मान लिया, नहीं हो सका, हम सिर्फ एनी हाउ पुल, किसी तरह से जीवित रहो, किसी तरह से आगे चढ़ते रहो, इसकी नीति अपना करके आज तक यहाँ चलते आए। लेकिन मन में तो क्षोभ है, मन में तो दुख खास करके आता है जब अम्बेडकर साहब की याद आती है, जब उनकी जयंती हम मनाते हैं, उनके पुण्यतिथि मनाते हैं, तब क्या मतलब है उनकी जयंती मनाने का? क्या मतलब है उनके पुण्यतिथि मनाने का? क्या मतलब है जय भीम करने का, जब उनकी बात न तो सरकार मान रही कर रही है और न तो समाज के लोग कर रहे हैं? सरकार का काम यही था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कर देना। कब करेगी सरकार? और नहीं करेगी तो 100% घर में पढ़ा लिखा समाज कब बनेगा? 75 साल में तो अभी अब 80% साक्षर हुए हैं, जो किसी तरह से नाम लिख लेता है, पढ़ा लिखा नहीं है, डिग्री होल्डर नहीं है, डिग्री में खास करके मैट्रिकुलेशन, नॉन मैट्रिक नहीं है, ऐसे की संख्या बहुत 50% है। तो बाकी 50% कब होगा? माने फिर 75 साल, तो 75 साल फिर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। तो उनकी गति तो, जनरल गति तो ये है, लेकिन हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो अपने को दलित गरीब कहा जाता है, उसकी गति क्या होगी जिसको 28% या 30% साक्षरता दर है? और उसमें भी हम कहने में सचाते हैं, लेकिन व्यवस्था ही ऐसी है, कहना पड़ता है। भुइया मुसहरबी नाम आता है जाति में, डोम, मेहतर, नट, रजवार, भोक्ता, ये सब भी आते हैं। इनकी साक्षरता दर 15% से कम है।
भुइयां का तो 7% है, 3% था, इधर 5 साल में बढ़ा है। तो कहाँ 80% और कहाँ 7%? ये जो गैप है कब भरेगा? तो इसलिए मेरे छोटे बच्चों, तुम लोगों के दिमाग पर हम ये असर नहीं डालना चाहते हैं, बोझ नहीं डालना चाहते हैं, समस्या को नहीं लादना चाहते हैं। लेकिन चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन की बात आती है तो हमारे बच्चे 8वां के, 9वां के, 10वां के, 11वां के, उन लोगों को ईश्वर सोचना पड़ेगा। और खास करके जो जवान लोग हैं या जो हमारे शिक्षक वृंद हैं, अगर मुशाहरा के लिए काम आते हैं, पढ़ाते हैं, तब तो कोई बात नहीं है, आवे पढ़ावे काम करने चले जाएं। लेकिन सोशल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, सामाजिक भावना जिसको कहते हैं, अगर है उनमें, जिसकी चर्चा हमारे कुछ साथी लोग कर रहे थे कि बेशक यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं में कुछ है आभा जो झलकती है, तो उनको और आगे बढ़ना चाहिए और आगे करना चाहिए, ताकि और सब विद्यालय से अलग स्थिति इनकी हो। बिहार में गौ घाट एक आवासीय विद्यालय है। हमको ऐसा नहीं लगता कि वैसे विद्यालय कहीं कोई है। छात्र जो हैं, छात्रा हैं, छात्राओं को हम देखते हैं जिस प्रकार से संस्कारित हैं, पढ़ने लिखने में तेज हैं, उनका जो एक कल्चरल प्रोग्राम देखते हैं तो हम मुग्ध हो जाते हैं। कैसे किस शिक्षक ने उन लोगों को उस रूप में ढाला है। तो हमारे दिमाग में भी हमारा सपना है और इसीलिए कभी काल मन में लगता है कि वहाँ के प्रिंसिपल को हम महकार में ले आवे, कि महकार में भी बच्चे ऐसा होवे, और हम करेंगे प्रयास। 250 बच्चियों के रहने के लिए हॉस्टल बन रहा है। जिस दिन बच्चियों का एडमिशन यहाँ शुरू हो जाएगा, 800 बच्चे बच्चियां रहने लगेंगे। तो यदि वो मास्टर रिटायर भी करेगा तो उसको किसी तरह से हम ये दिलवा करके संविदा पर भी इस विद्यालय में रखवाएंगे, ताकि गौ घाट के ऐसा बच्चे हों। इसलिए शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और हेड मास्टर साहब, आप लोगों के लिए चैलेंज है। वो बोली दूसरा हाड़ मांस के नहीं बने हैं, जो हाड़ मांस के आप हैं, जो हाड़ मांस के वो हैं। जो वेतन आपको मिलता है वही वेतन उनको मिलता है। फिर क्यों ऐसा है वहाँ और क्यों ऐसा नहीं है? हमारा कहना है, शिक्षक पर बात करते हैं, अम्बेडकर साहब के सपना को कैसे पूरा किया जाएगा, उसमें आपका सहयोग चाहिए। और नैतिकता यही बतलाता है कि हम अगर पैसा लेते हैं तो हमको काम करना चाहिए और काम करके दिखलाना चाहिए। तो हम बहुत निराश नहीं हैं। ये विद्यालय के छात्र और शिक्षक करीब करीब बहुत से विद्यालयों से अच्छे हैं। इसलिए मेरी मानना है कि धीरे धीरे ही आगे आप बढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक शिक्षकों की समस्या हो, शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्या हो, और कोई बात है, कोई बाधा नहीं आने देंगे। हर बाधा से हम सुरक्षा देंगे इस विद्यालय को, इतना हम करना चाहते हैं। लेकिन हम बाबा साहब का नाम जब लेते हैं तो हम कहते हैं कि शिक्षा के जगत में कम से कम इस तरह का काम हो
और अभी चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति विभाग हमारे पुत्र संतोष के पास है, हमारी मांग चल रही थी लाइक जब हम वेलफेयर मिनिस्टर थे उस समय, जब हम 8-9 में वेलफेयर मिनिस्टर थे या फिर 13 में भी हुए, तो मात्र 28,000 बच्चे बच्चियां पढ़ते थे बिहार में आवासीय सुविधा के साथ। आज करीब करीब 80,000 बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं आवासीय विद्यालय। लेकिन टारगेट है मेरे बच्चों, हम कर्नाटक गए थे, आंध्र प्रदेश गए थे, उड़ीसा गए थे वेलफेयर मिनिस्टर के रूप में। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की आबादी 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास है, और वहाँ आवासीय सुविधा कैसी है? लगभग 7 लाख बच्चे कर्नाटक में थे, आंध्रा में थे, और वही 6-6.5 लाख बच्चे कर्नाटक में थे। तो जब 5 करोड़ जनसंख्या रखने वाले